जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि भारत का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या होती है और ये सब कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अंडर काम करता है। आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है। हम सब कहते हैं भारत एक डेमोक्रेसी है, पर क्या आपको इसका असली मतलब पता है? क्या सिर्फ वोट देना ही डेमोक्रेसी है? तो चलिए समझते हैं इन सभी चीज़ों को गहराई से आज की इस वीडियो में। डेमोक्रेसी शब्द आया है ग्रीक लैंग्वेज से, जहां डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है रूल या फिर पावर। यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब हुआ पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल, जहां लोग ही राजा होते हैं और लोग ही अपनी सरकार चुनते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो तुम अपने स्कूल में वोट करके तुम मॉनिटर को चुनते हो। वो मॉनिटर तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव हुआ जो तुम्हारे बिहाफ पे डिसीजन लेगा। यही कॉन्सेप्ट लगता है डेमोक्रेसी में, लेकिन नेशनल लेवल पर। यानी कि मैं एक सीधा लैंग्वेज में बोलूँ तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, जहां लोग वोट देकर अपनी सरकार को चुनते हैं जो उनके बिहाफ पे डिसीजंस लेता है। दुनिया में डेमोक्रेसी के दो मेन मॉडल्स होते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें लोग खुद ही डिसीजन लेते हैं, इसमें कोई भी नेता या रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक कॉलोनी की मीटिंग होती है जहाँ पे ये डिसीजन लिया जाता है लोगों के द्वारा कि यहाँ पर गार्डन बनाया जाएगा या फिर नहीं। ऐसा ही होता था पहले के टाइम में। एक एग्जांपल लेते हैं। एंशिएंट ग्रीस के टाइम में लोग एक जगह पे इकट्ठा होते थे और किसी एक मुद्दे पे फैसला लेते थे, लेकिन आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। जैसे इंडिया का ही एग्जांपल ले लो। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज़्यादा है और सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करके वोट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और ये एक सही ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का पॉलिटिकल नॉलेज एक जैसा नहीं होता है, तो ये एक बेटर ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए एक दूसरा डेमोक्रेसी निकल कर आता है जो कि है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का दूसरा नाम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो उनके बिहाफ पे लॉज बनाता है या फिर कोई डिसीजन लेता है। इंडिया में जब आप एमपी या एमएलए को इलेक्ट करते हो तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। आप तो पार्लियामेंट में नहीं जाते, लेकिन आपका ये रिप्रेजेंटेटिव जाता है और आपके बिहाफ पे डिसीजंस लेता है। इंडिया, यूएसए, यूके, ये सब एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। लोगों के पास पावर होती है, लेकिन वो पावर इलेक्टेड लीडर्स के थ्रू काम करती है। अब ध्यान देना, इंडिया में डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ की फीचर्स होते हैं, या फिर कहूँ कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ की फीचर्स प्रोवाइड किए हैं। सबसे पहला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18 साल से ऊपर के हर भारतीयों को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, लड़का हो या लड़की। और एक और बात, हर किसी के वोट का बस एक ही वैल्यू होगा और इक्वल इम्पोर्टेंस होगा, चाहे आप अंबानी हो या फिर कोई रिक्शा ड्राइवर। देखो, मैं आपको इस स्लाइड के ऊपर डेमोक्रेसी के सारे की फीचर समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात किया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर, यानी कि 18 साल से ऊपर के हर भारतीयों को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, लड़का हो या लड़की, और हर किसी के वोट का बस एक ही वैल्यू होगा। दूसरा फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी कि इंडिया में जो हर इलेक्शन कमीशन करवाती है वो उन इलेक्शंस को न्यूट्रल बनाने की कोशिश करता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ गलत करता है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके रास्ते में आता है, तो इलेक्शन कमीशन उसका नॉमिनेशन कैंसिल कर सकती है। तीसरा की फीचर है रूल ऑफ लॉ को लेकर, यानी कि लॉ सबके लिए एक जैसा है। चाहे आप पीएम हो, अगर आप भी गलती करते हो, आप भी कानून तोड़ते हो, तो आपके खिलाफ भी केस फाइल हो सकता है। चौथा राइट्स है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि चौथा की फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स को लेकर, यानी कि इंडिया में सभी सिटीजन्स के पास कुछ बेसिक्स राइट्स होते हैं, जैसे बोलने का अधिकार, धर्म चुनने का अधिकार, स्कूल जाने का अधिकार और कुछ और अधिकार होते हैं जिनके ऊपर हम आगे बात करेंगे। पांचवा की फीचर होता है सेक्युलरिज्म को लेकर, यानी कि सरकार की नज़र में कोई धर्म बड़ा नहीं होता, कोई धर्म छोटा नहीं होता है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी धर्म से हो, सरकार की नज़र में सारे धर्म इक्वल होते हैं। छठा की फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यानी कि इंडिया की जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट है,
यानी कि जजेस चाहे तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के का नॉमिनेशन कैंसिल करवा सकती है इलेक्शन कमीशन से बात कर कर। यानी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई कानून बनाता है और अगर वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है तो हमारी जो जुडिशरी है वो उस कानून को ख़त्म कर सकती है। सातवां फीचर होता है फेडरलिज्म को लेकर, यानी कि हमने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात किया था, तो यही है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास अपना अपना काम होता है। जैसे एजुकेशन को लेकर, पॉलिसीज़ को लेकर, रेलवे को लेकर, ये दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। वोटिंग डेमोक्रेसी का पार्ट होता है, लेकिन असली डेमोक्रेसी तब होती है जब लोग सिस्टम से सवाल करते हैं, अपने राइट्स जानते हैं और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने डेमोक्रेसी के बारे में समझा, उसके की फीचर्स के बारे में समझा और कैसे समझा हमने कि इंडिया में कैसे लोगों के पास इनडायरेक्टली पावर होता है सरकार चुनने का और इस देश को कंट्रोल करने का। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे एक अगले एपिसोड के साथ। अगला एपिसोड और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए आप इसके साथ जुड़े रहना, इस एपिसोड के साथ, इस सीरीज के साथ जुड़े रहना। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।